हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव कुमार और आप सबका स्वागत है लीगल एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 6 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 फ्रेंड कहता है डिफिनेशन इन कोड टू बी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। इसका लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। Throughout this code, every definition of an offense, every person provisions, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception. Though those exceptions are not repealed in such definition, penal provision or illustration। ये सेक्शन फ्रेंड सिर्फ इतना कहता है कि जो भी है इस कोड में, इस एक्ट में, सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे वो इलिस्ट्रेशन हो, चाहे पीनल प्रोविज़न हो या जनरल एक्सेप्शन एक चैप्टर है, पनिशमेंट के बाद जनरल एक्सेप्शन एक चैप्टर है, इलिस्ट्रेशन हो, प्रोविज़न हो, एवरी पेनल प्रोविज़न को अच्छे से पढ़ लीजिए। हम इसको दोहराएंगे नहीं। दिस एक्सेप्शन आर नॉट रिपील्ड। ये जो एक्सेप्शन है इसको हम रिपील्ड नहीं करेंगे। दिस सेक्शन एक्सेप्शन आर नॉट रिपील्ड इन सच डिफिनेशन। और नहीं डिफिनेशन पिनल प्रोविज़न और इलिस्ट्रेशन, ना ही हम सेक्शन को दोहराएंगे, एक्सेप्शन को दोहराएंगे, ना ही हम डिफिनेशन को दोहराएंगे, ना ही हम पिनल प्रोविज़न को दोहराएंगे। इसलिए जो भी इस एक्ट में है सब को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, हम दोहराएंगे नहीं। सिर्फ ये सेक्शन इतना बात कर रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इलिस्ट्रेशन क्या कहता है। तो इलिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स दैट सेक्शन इन दिस कोड which contained definition of offense do not express that a child under 7 years, underline कर लीजिएगा, that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but its definition are to understand subject the general exception which provisions that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। ये इलिस्ट्रेशन सिर्फ इतना कर रहा है कि कोई भी अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा है और उससे कोई ऑफेंस हो जाता है या ऑफेंस करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो वह ऑफेंस नहीं कहलाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, इसको हम लोग जनरल एक्सेप्शन में देखेंगे। चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 82 में देखेंगे डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स में इसी बात का डिफिनेशन है कि कोई अगर बच्चा 7 साल से अंदर का है, 7 साल से छोटा है, 7 साल तक है, तो वह कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके लिए नो पनिशमेंट है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड सब्जेक्ट जनरल एक्सेप्शन में पढ़ेंगे इसको। विच इज़ द प्रोविजन नथिंग शैल बी ऑफेंस, नथिंग शैल बी ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं करता है। विच इज डन, जो डन करता है अंडर चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड इलिस्ट्रेशन देखते हैं फ्रेंड्स। ए पुलिस ऑफिसर, अब जो है ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट, वह जो है विदाउट वारंट के साथ एप्रीहेंड जेड को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, एप्रीहेंड करने के लिए। हु हैज़ कमिटेड ए मर्डर, जो कि वह मर्डर करता है। हियर ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसको चेंज करना पड़ेगा। और wrongful confinement, for he was bound by law to hear is guilty of offense of wrongful confinement, apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provisions that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do। ये इलिस्ट्रेशन कर रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है वह पुलिस ऑफिसर है, वह जो विदाउट वारंट के साथ जेड को गिरफ्तार करने के लिए गया, विदाउट वारंट के साथ, जो कि जेड जो है वो कमिट किया है मर्डर का वाला ऑफेंस किया है, जो कि सबसे बड़ा ऑफेंस माना जाता है। मर्डर वाला ऑफेंस किया है और विदाउट वारंट के साथ ये जो है पुलिस ऑफिसर वो जेड को गिरफ्तार करने के लिए गया। तो ये कह रहा है कि ये जो है
ऐसे ऑफेंस में जो कि सबसे बड़ा है उसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट के गिरफ्तार करने जा सकती है। तो ए जो है, ए जो पुलिस ऑफिसर, नोट ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस, ए जो है वो इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, उसको इस ऑफेंस के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं मिलेगी। अब देखेंगे फ्रेंड्स सेक्शन 7 को। पिछले मैंने सेक्शन 6 को देखा था, अब देखेंगे सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 क्या कहता है? सीन्स ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लान्ड, मतलब कि है जो कि एक बार ही एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका मैं डिफिनेशन पढ़ लेता हूँ फ्रेंड्स। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लान्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, सभी जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्लान किया जाएगा कोई भी पार्ट में, एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड के, इज ए यूज टू एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मेटिव विथ द एक्सप्लान। तो इसका जो ये जो कहीं भी जो एक्सप्लान जो किया जाएगा उसका जो यूज है सभी कोड में, ये पूरा कोड में जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जनरल एक्सप्लानेशन। तो इसका जो एक्सप्लेन कहीं भी किया जाएगा तो वो इस कोड में एप्लीकेबल होगा। इस चैप्टर में कोई भी वर्ड का अगर एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो जनरल हो, नंबर हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी कोड का कोई भी वर्ड का अगर एक्सप्लेन किया गया है तो इस कोड के लिए ये वर्ड का मीनिंग यही होगा, ये वर्ड का मीनिंग यही होगा, इससे चेंज नहीं हो सकता है। यही कहता है सेक्शन 7। अब देखते हैं सेक्शन 8 क्या कहता है। सिर्फ जनरल का डिफिनेशन है फ्रेंड्स सेक्शन 8 में कि जनरल किसे कहते हैं। तो द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेक्लरेटिव आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। यहाँ पर जनरल का मीनिंग है या फिर ही यूज किया है बेयर एक्ट में। ही का मीनिंग है कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, औरत हो, मेल हो या फीमेल हो, ही जो है वो सब के लिए है। वैसे हम लोग ग्रामर में या इंग्लिश में देखते हैं कि सी जो है लड़की के लिए वह होता है और ही जो है पुरुष के लिए होता है, लड़के के लिए होता है, मेल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी मेल हो या फीमेल हो, इस कोड के अंतर्गत अगर मेल और फीमेल रहेगा तो अगर ही का प्रयोग किया जाएगा तो ही मतलब वो दोनों हो गया, यह समझा जाएगा कि मेल भी है और फीमेल भी है। बस इतना ही कह रहा है। अब देखते हैं सेक्शन 9 को कि सेक्शन 9 का क्या कहता है। नंबर कहता है कि नंबर क्या है। इसका मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। अनलेस द कंट्रेरी अपेयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। ये सिर्फ समझा रहा है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को, ज़्यादा कुछ में समझने के लिए है नहीं। तो अब देखते हैं सेक्शन 10 को कि मैन और वुमेन क्या कहता है। द वर्ड मैन, इसका डिफिनेशन, इसका मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वुमेन डिनोट्स ए फीमेल ह्यूमन बीइंग। मतलब मेल जो मैन जो है वो मेल किसी भी ह्यूमन बीइंग है ऑफ एनी एज, किसी भी एज में है, वह मैन जो है वो आदमी ही कहलाएगा, ह्यूमन बीइंग ही होगा। और वुमेन भी किसी भी एज में है, वह जो है ह्यूमन बीइंग ऑफ एज ही कहलाएगा। वो किसी भी एज में है तो वो ह्यूमन ही कहलाएगा, मानव नारी ही कहलाएगा। इसका हिंदी शब्द है मानव नारी। और इंग्लिश इसका जो है पुरुष के लिए शब्द है मानव नर। तो बस इतना ही कहता है। अब देखते हैं पर्सन कि पर्सन क्या कहता है। तो पर्सन कहता है, इसका मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नोट। मतलब पर्सन जो है एनी कंपनी मैं कोई भी, इसका हिंदी में पढ़ देता हूँ, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति के अंतर्गत आता है। बस इतना ही कह रहा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग पब्लिक क्या है। ये सब तो डिफिनेशन है, ये सब आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। पब्लिक क्या है। तो द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। मतलब पब्लिक जो है वो इंक्लूड है, पब्लिक शब्द जो है वह इंक्लूड है एनी क्लास ऑफ पब्लिक, कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक में, और एनी कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी संगठन में, समुदाय में इंक्लूड है पब्लिक। क्वीन जो है ये ओमिटेड कर दिया गया है, सेक्शन 13 में है। क्वीन को ओमिटेड कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है 1950 में, तो ये नहीं पढ़ना है। फिर है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का सर्वेंट कौन है। इसका लैंग्वेज है द वर्ड्स सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट
any officer or servant continued appointed or employed in India by or under the authority of government। मतलब कि कोई ये जो है गवर्नमेंट का सर्वेंट कहलाएगा कि कहीं भी एक ऑफिसर है जो सर्वेंट कंटिन्यू अपॉइंट है, एम्प्लॉयड है इन इंडिया के अंदर और गवर्नमेंट के अधिकार में, उसको हम लोग गवर्नमेंट कहेंगे, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। और 15 को रिपील कर दिया गया है, ब्रिटिश इंडिया है इसको रिपील कर दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको भी रिपील कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। 70 है गवर्नमेंट की, सरकार क्या होता है इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सरकार व द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मतलब ये जो गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के लिए प्रयोग किया गया है। ये सेक्शन सिर्फ इतना ही कहता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा, मैं उसे अच्छे से और एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन जाए। सेक्शन अब देखते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन 18 क्या कहता है। सेक्शन 18 कहता है फ्रेंड्स इंडिया को डिफाइन किया है सेक्शन 18। इसका लैंग्वेज है मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इंडिया शब्द वह है, इंडिया शब्द एक टेरिटरी ऑफ इंडिया है पूरे भारत, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरा जितना भी राज्य है, जितना भी प्लेस है, सबको हम लोग इंडिया कह के बुलाएंगे। जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट इन जम्मू कश्मीर को छोड़ के हम सबको इंडिया के लिए इंडिया से नहीं अब देखेंगे फ्रेंड्स सेक्शन 19 को कि सेक्शन 19 क्या कहता है। तो सेक्शन 19 फ्रेंड हम लोग को जज को डिफाइन करता है। न्यायाधीश किसे कहते हैं, न्यायाधीश कौन होते हैं, उसको सेक्शन 19 जो है वो डिफाइन करता है। मैं इसका लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द वर्ड जज denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person। मतलब कि जज जो है सिर्फ उसको नहीं कहा जा सकता है जो ऑफिशियली जो है अपॉइंट किया गया है, बट ऑल्सो एवरी पर्सन को कहा जाता है जो डिस्क्रिप्शन में है। एवरी पर्सन कहने का मतलब कोई राह चलता आदमी को हम जज नहीं कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में है, जो नीचे दिया हुआ है, इसको देख के हम पता चल जाए किसको किसको जज कह सकते हैं। देखते हैं कि हु इज, अब देखते हैं फ्रेंड्स किसको किसको कहा जा सकता है। तो हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, मतलब जिसको जो है एम्पावर्ड किया गया है लॉ के द्वारा, टू गिव द एनी लीगल प्रोसीडिंग के लिए, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग हो, ए डेफिनेटिव जजमेंट, और वह जजमेंट देने का अथॉरिटी हो, और ए जजमेंट विच इट नोट अपॉन अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। मतलब उस जजमेंट के खिलाफ में कहीं और अपील नहीं होता हो, जो कि जजमेंट दिया उसके खिलाफ में कहीं अपील नहीं होता हो, अगेंस्ट वुड बी डिफाइंड, और ए जजमेंट उसके जजमेंट के खिलाफ है, विच इज कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, वो जो है जज कहलाएगा। और डेफिनेटिव किया गया है वुड बी डेफिनेटिव, और विच इज वन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी और पर्सन इज एम्पावर्ड बाय टू लॉ गिव सच और जजमेंट। मतलब कि कोई जो है पर्सन को एम्पावर्ड किया गया है लॉ के द्वारा कि वह जो है जजमेंट दे सकता है, उसको हम लोग जज कह सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन इसका है। इलस्ट्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात फ्रेंड्स याद रखिए, जो सेक्शन का इलस्ट्रेशन है उसको तो आप लोग रट ही जाइए, उसको अच्छा से समझ ही जाइए, क्योंकि जो सेक्शन में इलस्ट्रेशन रहता है वो सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको तो पढ़ ही डालिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन क्या कहता है। तो इलस्ट्रेशन कहता है एक कलेक्टर एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, एक जो कलेक्टर है एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन सूट अंडर एक्ट इतना इज ए जज, अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज ए जज। मतलब एक कलेक्टर जो है एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन ए सूट, एक सूट है जो कि अंडर एक्ट 10 और 1859 इज ए जज।
एक्ट 10 ऑफ 1859 के अकॉर्डिंग एक कलेक्टर भी जज हो सकता है। एक कलेक्टर भी जज है, क्योंकि एसडीएम जो है, डीएम जो है, उसकी भी एक कोर्ट लगती है। तो जब वो कोर्ट लगती है तो उस टाइम वो जो है उस कोर्ट का न्यायाधीश वही होता है। तो इसलिए कहता है एक कलेक्टर एक्सीडेंट जो उसका जुरिडिक्शन में आता है, सिर्फ जो उसका जुरिडिक्शन में आता है, इन ए सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज ए जज, इस अकॉर्डिंग वो जज है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं फ्रेंड्स। ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment whether without appear is a judge। सेकेंड इलस्ट्रेशन करता है एक मजिस्ट्रेट जो है अपने जुरिस्डिक्शन में के रिस्पेक्ट में वो चार्ज लगाने का उसको पावर हैज़ पावर जुरिस्डिक्शन में एक मजिस्ट्रेट को टू सेंटेंस टू फाइन, वो जो है फाइन दे सकता है और इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। वेदर विदाउट अपेयर इज ए जज, और जब वो ये फाइन देगा या इम्प्रिजनमेंट देगा तो तब वह जज कहलाएगा, तब वो एक जज है। मान लीजिए कि कोई एक जो है दो व्यक्ति ए और बी नाम का दो व्यक्ति है, वो उन दोनों के बीच ज़मीनी विवाद चल रहा है। तो ज़मीनी विवाद को लेके आया एसडीएम के पास। तो एसडीएम के पास जैसे ही आया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, वो क्या क्या कि फ़ाइन दे दिया उनको कि तुम इसके ज़मीन पे कब्जा किए हो तो तुम 500 रुपया उसको दे दो, फ़ाइन दे दिया। तो या इम्प्रिजनमेंट देने का अथॉरिटी नहीं है, और इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पे कर दिया है, बट एसडीएम को इम्प्रिजनमेंट देने का अथॉरिटी अधिकार नहीं है, बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फाइन और इम्प्रिजनमेंट मान लीजिए दे देते हैं, और वेदर विदाउट अपेयर, तो वो भी जज कहलाएगा। सिर्फ इतना ही ये जज जो है सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 19। ये सेक्शन को तो याद रखिएगा ही, अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं तो ये तो ज़रूरी ही है, क्योंकि जुडिशियरी सब, अगर आप जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जुडिशियरी के लिए ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन को, कि नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का क्या कहता है। एक मिनट फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेक्शन 20 को, कि सेक्शन 20 क्या कहता है। सेक्शन 20 कहता है फ्रेंड कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या कहता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका मैं डिफिनेशन ये मैं पढ़ देता हूँ। इसका लैंग्वेज जो है, द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ। ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड है, ये जो डिनोट करता है एक जज को, ये एम्पावर्ड करता है। एम्पावर्ड हु इज एम्पावर्ड, जिसे एम्पावर्ड करता है लॉ टू एक्ट जुडिशियरी एलोन और ए बॉडी ऑफ जज विच इज empowered by law to act judiciary as a body when such judge or body of judges is acting judiciary। ये सिर्फ फ्रेंड्स इतना कह रहा है कि ये जो कोर्ट है, एक जो जज जो होते हैं कोर्ट में, उसको इम्पावर करता है जुडिशियरी के लिए। जुडिशियरी का एक बॉडी है जो कि अकेला है। अब मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, एक डिस्ट्रिक्ट में होता है जिला न्यायाधीश, जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज है। तो एक जिला में एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, तो और एक जिला में एक ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। तो वही कहता है जो एलॉन है, जुडिशरी के लिए एलॉन है, वो जजमेंट देने के लिए एलॉन एक अकेला पावर है। बॉडी ऑफ जज विच इज एम्पावर्ड, जिसको कि एम्पावर्ड किया गया है लॉ से जुडिशरी के लिए, एज ए बॉडी के लिए। अब व्हेन सच जज और बॉडी जस्टिस टू एक्टिंग, जो कि वह जज जो है वह अपना जजमेंट देता है, वह जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशरी के लिए जजमेंट देता है। क्लियर? कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका इलिस्ट्रेशन क्या है। ए पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 1280/60 ऑफ द मेयर्स कोर्ट हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। रेप ये कह रहा है कि एक पंचायत जो है, पंचायत एक्टिंग अंडर, पंचायत का एक जो है रेगुलेशन है, रेगुलेशन 1280/60 ऑफ द मद्रास कोर्ट के अकॉर्डिंग एक पंचायत का हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक पंचायत को भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया है। किस में? तो रेगुलेशन
7 के अकॉर्डिंग 8060 के अकॉर्डिंग मद्रास कोर्ट में कि हैविंग पावर टू ट्राई एट, उसको पावर दिया गया है, हैविंग पावर दिया गया है टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज ए पब्लिक सूट, पब्लिक जो है सूट करने के लिए इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। मान लीजिए कि कोई एक, पहले क्या होता था कि एक पंचायत होती थी जिसका जो है जज जो है वो पंचायत के सचिव होते थे या फिर सरपंच साहब होते थे, सरपंच होते थे। तो सरपंच जो कोर्ट के जो जज होते वो जज कहलाएंगे, वो कोर्ट के जज कहलाएंगे। ऐसा नहीं कर सकता है कि उसको लॉ के द्वारा एम्पावर्ड नहीं किया गया तो वो जज नहीं हो सकते हैं। सिर्फ कोर्ट में बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उसी को सिर्फ जज कह सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर वो वहाँ पर जजमेंट दे रहे हैं, वहाँ वो अगर अपने पंचायत में फैसला सुना रहे हैं तो वो भी उस टाइम के लिए जज ही हैं, और वो पंचायत उस टाइम के लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस ही है, कोर्ट ही है वो पंचायत। ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है। जो कोई, अब मान लीजिए एसडीएम का कोर्ट लगता है तो एसडीएम जो उस मामले को जो देखता है उस कोर्ट में, उस टाइम के लिए वो कोर्ट ही है और दूसरा चीज़ नहीं है। और उसका न्यायाधीश जो है वो एसडीएम होते हैं। इतना दूर क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 2 को। रेप्ड बाय द मद्रास कोड सिविल कोड एक्ट 1873 ऑफ, ये बताया गया है कि इसको रिपील्ड कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है इसको, इस इलस्ट्रेशन को मद्रास कोड, मद्रास सिविल कोड्स एक्ट 1873 में इसको रिपील्ड कर दिया गया है इस इलस्ट्रेशन को फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 21 को, पब्लिक सर्वेंट को। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट कीजिए। आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल इसी चैनल के नाम पे है legaleducation75@gmail.com। आप मुझे मेल कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप मेल कीजिए, मैं वहाँ से आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भेज दूँगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।